दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूर में। और जैसा कि आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा गया था कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो दोस्तों उसके वहाँ पे रिजल्ट्स हमें मिल गए हैं। तो ये इसीलिए कम्युनिटी टैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक मिनट मैं अपना पॉइंटर इसमें ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने कहा था कि रिवीजन क्लास आपको चाहिए यहाँ पे, तो इसमें 30% वोट आए हैं। फिर रैंकर सीरीज़ के लिए 12% वोट आए हैं और मेगा टेस्ट के लिए 58% वोट आए हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मेगा टेस्ट लाया जा रहा है, ठीक है। तो इस मेगा टेस्ट को आप पूरी ईमानदारी से करिएगा और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। हर तरह के क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, जो कि आप एग्जामिनेशन में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिफरेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू फार्मेसी या नाइपर, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन लाए गए हैं, तो इनको ज़रूर आप लास्ट तक करिएगा। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एडमिशन किस कॉलेज में है एम फार्मा के, साथ ही साथ जॉब का भी कोई जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब जो इस समय लेटेस्ट आई है, वो चीज़ भी यहाँ पे बताया जाएगा। तो इस तरह करके जब भी हमारी वीडियो आएगी तो लास्ट में दोस्तों आपको एडमिशन और जॉब के रिगार्डिंग भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा उसका लिंक है, कितनी वैकेंसी एटसेट्रा। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जो नए बच्चे हैं या नहीं जानते हैं तो ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों जब ये चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल में एक कम्युनिटी टैब होता है, आप क्लिक करोगे अंदर कम्युनिटी टैब मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, और अगर आप वहाँ पे अपना वोट देना चाहें और किसी स्पेसिफिक आप, जैसे मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस रिगार्डिंग मतलब कि हम लोग वीडियो लाना चाह रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए लाया जाए तो आप वहाँ पे अपनी वोट दे सकते हो। इस तरह जिसका भी प्रतिशत ज़्यादा रहेगा तो उस वीडियो को हम लोग यहाँ पे सरफेस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्ट अल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोटीन as a way of probing the relationship between structure and function is termed as। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, इसके बाद आपको सोचना है अपना, आपने जो वहाँ पे पेन कॉपी रखा हुआ है उसमें आपको अपना आंसर नोट डाउन करना है, और जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊंगा तो वो आंसर भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और दोस्तों इसका पीडीएफ उन बच्चों को आज ही मिल जाएगा जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल ले रखा है। तो आप एक बार बस मुझे जो व्हाट्सएप नंबर है 9953703693, उस पर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि आपने स्टडी मटेरियल ले रखा है, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल वहाँ पे करा दूंगा। फिलहाल जो दूसरे बच्चे हैं मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप अपना क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करिए, ठीक है, पूरे मतलब कि ईमानदारी से करिएगा। फिर जो मैं आंसर बताऊंगा तो उसको आप नोट डाउन करिएगा, और फिर लास्ट में जितने भी आपने आंसर सही किए हैं, जितना क्वेश्चन आप पे गलत है, तो वो सारा ही आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि कितने चांसेस हैं और आपको वहाँ पे कितना इनपुट अभी और देना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि डायरेक्ट अल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्रोटीन एज अ वे ऑफ प्रोबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, मतलब कि प्रोटीन को हम डायरेक्ट अल्ट्रेशन करते हैं ताकि हम वहाँ पे प्रोब कर सकें स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिलेशन को। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोटीन इंजीनियरिंग, अल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन फंक्शन या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। और इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रोटीन इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, एट टाइम्स द जीन विच इज क्लोन्ड इज नॉट वेल नोन फॉर द प्रोटीन एनकोडेड बाय इट। To access the function, the endogenous gene for the mutant strain is inactivated. This technique is called। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपसे टेक्निक का नाम पूछा गया है कि वो रिवर्स जेनेटिक्स है, प्रोटीन इंजीनियरिंग है, म्यूटेशन है, या लोकेशन ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जीन जिसे क्लोन किया गया है तो हम उसके बारे में नहीं जान पाते हैं, ठीक है, प्रोटीन कैसे इनकोडिंग एटसेट्रा हुआ तो हम नहीं जान पाते हैं। तो हम उसके फंक्शन पे पहुंचने के लिए एंडोजेनस जीन फॉर द म्यूटेंट स्ट्रेन इज इनएक्टिवेटेड, तो जो उसमें आपकी एंडोजेनस जीन होती है उसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये टोटली आपको बताना है कि जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों रिवर्स जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रोचेस फॉर क्रिएटिंग म्यूटेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 1, 2, 3 और 4। और इसका राइट आंसर दोस्तों 2 टाइप्स। इन द केस ऑफ डिलीशन ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन साइट इट शुड बी क्लीव्ड विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
तो दोस्तों ये बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ देयर आर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर एन एंजाइम इन अ गिवन मॉलिक्यूल, डाइजेशन इज कैरिड आउट इन मेनी स्टेप्स। द इनिशियल डाइजेशन शुड बी कंप्लीट, पार्शियल, carried out by a different enzyme than that the restriction site, या carried out by a mixture of restriction enzymes। और इसका राइट आंसर दोस्तों पार्शियल। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ फंक्शनल जीन इज डिसरप्टेड while disrupting a restriction site, dash is created। तो दोस्तों वाइल डिसरप्टिंग अ रिस्ट्रिक्शन साइट, एक रिस्ट्रिक्शन साइट को वहाँ पे डिसरप्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो फंक्शनल जीन है वो वहाँ पे ख़त्म हो जा रही है, बेकार हो जा रही है। तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? फ्रेम शीट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ईदर ऑफ द म्यूटेशंस मीन्स फ्रेम शीट या पॉइंट, एनी अदर काइंड ऑफ म्यूटेशन। इसका राइट आंसर है दोस्तों frame sheet mutation। Additional restriction sites can be introduced near the existing restriction site by mutagenesis। This statement is true or false? तो दोस्तों यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि म्यूटाजेनेसिस की यूज़ से हम एडिशनल रिस्ट्रिक्शन साइट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे पहले से ही एक रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। रिस्ट्रिक्शन साइट कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड बाई ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस ऑफ अ रीजन दैट इज डैश एंड डैश टू द ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन साइट। ऑप्शंस आर नॉट ओनली सिमिलर, ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, सिमिलर, नॉट सेम, नॉट सिमिलर, इज एंटायरली डिफरेंट, या डिफरेंट और नियर। और इसका राइट आंसर है दोस्तों कि रिस्ट्रिक्शन साइट कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड बाई ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस ऑफ अ रीजन दैट इज सिमिलर एंड not same to the original restriction site। Question number 9, small deletions at a restriction site can be generated by cutting and degrading the with an exonuclease, double stranded ended, circular molecules, single stranded ends, ये super coiled molecules। और इसका राइट आंसर है डिग्रेडिंग द सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स। When a series of deleted regions are replaced by some other DNA fragment of equal length, then it is known as linker scanning, generation of deletions, mutation या replacement। तो आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब ढेर सारे आपके डिलीटेड रीजन्स रिप्लेस किए जाते हैं डीएनए फ्रीक्वेंट्स उतने ही बड़े डीएनए फ्रीक्वेंट्स से, तो हम इस प्रोसेस को या फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? लिंकर स्कैनिंग, जनरेशन ऑफ डिलीशंस, म्यूटेशन या रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों इट इज नोन एज लिंकर स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एम्ब्रियो इज एट वन सेल स्टेज देन इट इज फाउंड इन ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, either ovary or uterus। इसका राइट आंसर है दोस्तों ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, embryonic stem cells are also used for generation of transgenic organisms, they are obtained from ऑफ डेवलपिंग। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा? ट्रोफोएक्टोडर्म गैस्ट्रुला, ट्रोफोएक्टोडर्म ब्लास्टुला, इनर सेल मास ब्लास्टुला या इनर सेल मास गैस्ट्रुला।
और इसका राइट आंसर है दोस्तों इनर सेल मास और ब्लास्टुला। Question number 13. Embryonic stem cells are isolated and are injected again into the blastocoel of a developing embryo. The embryo which develops is entirely made up of these cells only. True or false? और दोस्तों मुझे एक चीज़ और याद आ गई यहाँ पे कि बहुत से बच्चे हैं जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, उनका ये कहना है कि अभी मतलब कि जो आगे का जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का मेनली सिलेबस होता है जीपैट वगैरह में, तो वो चीज़ उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप बिल्कुल गलत अप्रोच अपना रहे हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसी प्लेटफॉर्म से थर्ड ईयर में ही वहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। तो उनको अगर देखा जाए तो वो फोर्थ ईयर में भी नहीं गए, लेकिन वो थर्ड ईयर में ही सेलेक्ट हो गए। तो ये अप्रोच आपको रखनी चाहिए। अब जैसे आपको कोई अभी कहीं पे भी आपको स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ नहीं लेना है, कोचिंग वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल है, आपके पास बहुत ही टाइम है। आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आपको जो नहीं आ रहा है आप अभी से उसको नोट डाउन करते चलिए, और जब आप एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाओगे और वही क्वेश्चन आपको रिटेन होंगे तो आपको अपने आप वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगेंगे। तो ये अप्रोच आपको अपनानी है और आपको फिर वहाँ पे तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी और आप ईज़िली एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे। इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, अभी आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पा रहा कि जीपैट के लिए आपको कैसे करना है, तो मेरा यही कहना है दोस्तों इस चैनल से बने रहिए। ये जो क्वेश्चन है आप उनको नोट डाउन करते जाइए और आप इजीली इस चीज़ को अचीव कर सकते हो विदाउट प्रिपरेशन भी। आप जैसे ही आओगे तो वहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाओगे। सिंपली आपको रैंक लाने के लिए फिर हमारे प्लेटफॉर्म से आपको वेरियस थिंग्स मिलती रहेगी जिससे आप वहाँ पर रैंक अच्छे से ला सकते हो। तो उनके लिए दोस्तों ये चीज़ था, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं और बार बार मुझे ये चीज़ कहते रहते हैं कि स्टडी मटेरियल वगैरह उन्हें अवेल कर दिया जाए, जो कि मैं उन्हें मना करता हूँ कि अभी ये सब उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो हमारे चैनल से बने रहें और ईज़िली इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल ही गलत है। Now question number 14. ES cells are used in order to ensure that insertion is done at the required chromosomal location and it is called as gene targeting, knocking out, knocking in या gene disruption. तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ES cells जो होते हैं वो यूज़ में लाए जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो इंसर्शन हो रहा है वो स्पेसिफिक क्रोमोसोमल लोकेशन में ही हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन टारगेटिंग, नॉकिंग आउट, नॉकिंग इन या जीन डिस्ट्रप्शन। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं जीन टारगेटिंग। Question number 15. If a gene is inactivated by gene targeting, then it is called as knock-in gene, knockout gene, gene disruption या insertional inactivation. और उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग नॉक आउट जीन। क्वेश्चन नंबर 16. इंटीग्रेशन इवेंट्स में बी इंसर्शनल इन्वॉल्विंग ब्लैंक क्रॉसओवर और रिप्लेसमेंट इन्वॉल्विंग ब्लैंक क्रॉसओवर्स। सिंगल सिंगल, डबल डबल, डबल सिंगल या सिंगल डबल, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। Question number 17. It is necessary to analyze the genome of transgenic cells to confirm that the site of integration is correct. This is carried out by Southern blotting. This statement is true or false? तो दोस्तों this statement is true. Question number 18. The gene targeting approach produces individuals which are blank for inactivation of the gene. Homozygous, heterozygous, either only homozygous or only heterozygous या both heterozygous and homozygous. और इसका राइट आंसर है हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन नंबर 19.
If controlled inactivation of a gene is carried out and some of the consequences when inactivation of target gene is deleterious are avoided, it is referred as specialized gene targeting, controlled gene targeting, conditional gene targeting या specific gene targeting. और इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसको हम कहते हैं कंडीशनल जीन टारगेटिंग. क्वेश्चन नंबर 20, फॉर कैरिंग आउट जीन मैनिपुलेशन द यूज ऑफ कल्चर्ड सेल्स इज ब्लैंक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. लेस रिलायबल, मोर रिलायबल, मे बी लेस और मोर रिलायबल या इज सेम रिलायबल एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. और इसका राइट आंसर है इज लेस रिलायबल दैन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. सब वेक्टर्स कैरी ए म्यूटेंट form of promoter known as lac UV5 promoter. It carries blank in the promoter region and blank the efficacy. इसका राइट आंसर है दोस्तों, इट कैरीज पॉइंट म्यूटेशंस इन द प्रोमोटर रीजन एंड इंक्रीजेस द एफिकेसी. क्वेश्चन 22, लैम्डा PL promoter is used in which vectors? Cloning vector, expression vectors, both cloning and expression vectors या bacteriophage mu. और इसका राइट आंसर है expression vectors. Question number 23, the promoter can be controlled by a repressor which is temperature sensitive. True or false? This statement is true. Question number 24, choose the correct statement for rifampicin. It inactivates both E. coli polymerase and T7 polymerase. It activates both E. coli polymerase and T7 polymerase. It inhibits T7 polymerase but doesn't inhibit E. coli polymerase. या it inhibits E. coli polymerase but doesn't inhibit T7 polymerase. और इसका राइट आंसर है दोस्तों, it inhibits E. coli polymerase but doesn't inhibit T7 polymerase. Question number 25, the blank operon encodes proteins involved in arabinose metabolism. ARA-BCD, ARA-ABD, ARA-BAD, ARA-DBA. और इसका राइट आंसर है ARA-BAD. Question number 26, TAC promoter is an example of which type of promoter? Hybrid, fusion, LAC-Z या ARA-BAD promoter. और इसका राइट आंसर है हाइब्रिड प्रोमोटर. Question 27, the TAC promoter is made by blank region of TRP promoter and blank region of the LAC UV5 promoter. और इसका राइट आंसर है मेड बाय 35 रीजन ऑफ TRP promoter and 10 region of the LAC UV5 promoter. Question number 28, the TAC promoter includes the LAC operator and is regulated by a repressor. This statement is true or false? So this statement is true. Question number 29, expression of T7 promoter LAC operator hybrid requires T7 RNA polymerase, an inducer such as IPTG, both T7 RNA polymerase and inducer such as IPTG, T7 DNA polymerase. और इसका राइट आंसर है दोस्तों, requires both T7 RNA polymerase and inducers such as IPTG. Question number 30, when LAC UV5 control system is used, addition of IPTG blank the expression of blank.
और इसका राइट आंसर है दोस्तों एडिशन ऑफ IPTG activates the expression of T7 RNA polymerase. Question number 31. The blood corpuscles are of how many kinds? 5, 4, 2 or 3? The blood corpuscles are of 3 types. Blood is stained with methylene blue, safranin, Leishman stain या carbol fuscin stain. और इसका राइट आंसर है दोस्तों विथ लीशमैन स्टेन. क्वेश्चन 33. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड corpuscles इज कॉल्ड हीमोलिसिस, हीमोजॉइन, हीमोपोइसिस या हीमोटर. और इसका राइट आंसर है दोस्तों हीमोपोइसिस. क्वेश्चन नंबर 34. ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इज स्प्लीन, लीवर, किडनी, थाइमस. And the right answer is spleen. Question number 35. Which leukocytes releases heparin and histamine in blood? Neutrophil, basophil, eosinophil या monocytes. और इसका राइट आंसर है basophil. Question 36. Which blood cell secretes antibody? Eosinophils, monocytes, lymphocytes and neutrophils. And the right answer is lymphocytes. Question number 37. Vitamin essential for blood clotting is vitamin K, A, B or C. And the right answer is vitamin K. Question number 38. Hemoglobin is a reproductive pigment, respiratory pigment, carbohydrate or a fat. तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चन रखे गए हैं, लेकिन आप विश्वास मानो कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो इजी क्वेश्चन को भी वहाँ गलत करके आ जाते हैं. और आपको पता होगा कि वो डिफ़िकल्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो या आपका सिंपल क्वेश्चन है, सब के बराबर नंबर रहते हैं. तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, जो बेसिक हैं, उनको भी यहाँ पे पुटअप किया जाए. तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. Question number 39. Absence of which clotting factor leads to hemophilia A? Factor 7, 8, 9 or 10. तो दोस्तों absence of factor 8 leads to hemophilia A. Question number 40. What prevents clotting of blood inside blood vessels? Heparin, serotonin, fibrinogen या fibrin. And the right answer is heparin. Question number 41. Diabetes insipidus is due to insufficient release of insulin, ADH, thyroxine या glucagon. So it is due to insufficient release of ADH. Question 42. Which of the following gastrointestinal hormone stimulates insulin secretion? GIP, CCK, gastrin या secretin. इसका राइट आंसर है GIP. Question 43. Which of the following element is needed for insulin to exert its maximal effect in glucose uptake? Vanadium, molybdenum, selenium या chromium. इसका राइट आंसर है chromium. Question number 44. Insulin promotes glycosuria, glycogenesis, glycogenolysis या gluconeogenesis. और इसका राइट आंसर है glycogenesis. Question number 45. Humulin is being commercially produced from a transgenic species of Rhizobium, Saccharomyces, Escherichia, Mycobacterium.
तो दोस्तों ह्यूमुलिन जो आया है वो आया है हमारा एस्क्रिचिया से। इंसुलिन रिसेप्टार्स आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जी प्रोटीन या ट्राइमेरिक प्रोटीन। तो इंसुलिन रिसेप्टार्स आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्वेश्चन 47, व्हाट डू एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट? ओमेगा ग्रोथ हार्मोन, बीटा सोमेटेस्टेटिन, डेल्टा इंसुलिन या अल्फा ग्लूकागोन। तो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट अल्फा ग्लूकागोन। वेयर डज सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बिगिंस? राइबोसोमल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ RER, न्यूक्लियोलस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बिगिन एट न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? 1 इंटरमोलिकुलर, 2 इंट्रामोलिकुलर या 2 इंटरमोलिकुलर, 2 इंट्रामोलिकुलर या 2 इंटरमोलिकुलर, 1 इंट्रामोलिकुलर या 1 इंटरमोलिकुलर, 3 इंट्रामोलिकुलर। और इसका राइट आंसर है 2 इंटरमोलिकुलर, 1 इंट्रामोलिकुलर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट? इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन या प्री प्रो इंसुलिन, इंसुलिन प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन प्री प्रो इंसुलिन, इंसुलिन या लास्ट वन प्री प्रो इंसुलिन या इंसुलिन। और इसका राइट ऑर्डर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्री प्रो इंसुलिन, फिर प्रो इंसुलिन, देन इंसुलिन। क्वेश्चन 51, फिब्रोइन इज रिच इन एलेनिन एंड ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन या प्रो। और इसका राइट आंसर है फिब्रोइन इज रिच इन एलेनिन एंड ग्लाइसिन। क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन टर्शियरी टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्ट ब्रिजेस या हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोसेस द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर? किसके पास इसमें से क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं होता है? मायोग्लोबिन, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, इम्यूनोग्लोबिन M, क्रिएटिन, फॉस्फोकाइनेस। आपको बताना है कि इसमें से किस में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं होता, और उसका राइट आंसर है दोस्तों मायोग्लोबिन। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंटली फाउंड इन कोलेजन? तो कोलेजन किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है या ज़्यादा पाया जाता है? ग्लाइसिन, सीरीन, एलेनिन या ट्रिप्टोफैन में। आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कोलेजन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है? ग्लाइसिन, सेरीन, एलेनिन या ट्रिप्टोफैन। तो कंफ्यूज मत करिएगा, वो थोड़ा गलत मैंने बता दिया। कोलेजन में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है एविडेंट मात्रा में? उसका राइट आंसर है दोस्तों ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट डिटरमाइंड एज ओलिगोमर? मायोग्लोबिन, कोलेजन, केराटिन या हीमोग्लोबिन। उसका राइट आंसर है दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 56, विच ऑफ दीज हीट शॉक प्रोटीन्स प्रिवेंट प्रोटीन मिसफोल्डिंग एंड मेंटेन पॉलीपेप्टाइड चेन इन द अनफोल्डेड स्टेट? HSP 60, 28, 70 या 32। तो इसमें से कौन से हीट शॉकिंग प्रोटीन है जो कि प्रिवेंट करते हैं प्रोटीन को मिसफोल्डिंग होने में और पॉलीपेप्टाइड चेन को अनफोल्डेड स्टेट में ही मेंटेन किए रहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हीट शॉकिंग प्रोटीन है 70। एमंग ऑल द हीट शॉक प्रोटीन विच वन इज नोन एज कैपेरियोनिन्स? 70, 32, 60 या 30? किसे हम कैपेरियोनिन्स कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों HSP 60। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज सैंगर्स रिएजेंट? तो यहाँ पे कौन है जिसे हम सैंगर्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं? 1,4,2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन,
फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, साइनोजिन ब्रोमाइड या बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। और इसका राइट आंसर है दोस्तों 1,4,2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन को हम सेंगर्स रिएजेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन क्लीव्स प्रोटीन एट विच ऑफ दीज स्पेसिफिक साइट। तो आपको बताना है कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन को किस स्पेसिफिक साइट पे ब्रेक करती है, क्लीव करती है। कार्बोक्सिल साइड ऑफ एलेनिन ग्लाइसिन, कार्बोक्सिल साइड ऑफ लाइसिन और एरिजिनिन, कार्बोक्सिल साइड ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड या द अमीनो एसिड ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। और इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्बोक्सिल साइड ऑफ लाइसिन और एरिजिनिन। क्वेश्चन नंबर 60, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विच डिपिक्ट्स द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोटीन एसे। तो आपको हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है फॉर द प्रोटीन एसे। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एसे इज टू कैरेक्टराइज द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, और प्रोटीन एसे इज डन टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। तो दोस्तों प्रोटीन एसे का जो काम होता है इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफिकेशियस एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बट अ रिलेटिवली वीक इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज। न्यूमोसलाइड, पैरासीटामोल, कीटोफ्रोफेन, इंडोमेथासिन। इफिकेसियस होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के लिए, लेकिन वो एक वीक इनिबिटर है साइक्लोऑक्सीजनेज का, और वो ड्रग है दोस्तों न्यूमोसलाइड। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ न्यूमोसलाइड। तो आपके लिए बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है न्यूमोसलाइड के लिए। इट एक्सर्ट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बाय सेवरल मैकेनिज्म इन एडिशन टू साइक्लोऑक्सीजनेज इनिबिशन। It is preferred for long-term use in rheumatoid arthritis. It is contraindicated in aspirin intolerant asthma patients। यह सारे ही वाक्य सही हैं। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ न्यूमोसलाइड इज इट डज नॉट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इट डज नॉट कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, इट इज यूजुअली वेल टॉलरेटेड बाय एस्पिरिन इंटॉलरेंट एस्थमा पेशेंट्स, या इट इज नॉट बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसका राइट आंसर है दोस्तों इट इज यूजुअली वेल टॉलरेटेड बाय एस्पिरिन intolerant asthma patients। Question number 64, among the following choose the NSAID with the highest COX-2 selectivity। Pneumocide, Nebiumethone, Rofecoxib, Celecoxib। और इसका राइट आंसर है दोस्तों रोफेकॉक्सिब। क्वेश्चन नंबर 65, द सेलेक्टिव COX-2 inhibitors have the following advantage over the non-selective NSAIDs। They are less likely to cause gastric ulcers and their complications, they are likely to be more effective in rheumatoid arthritis, they are not likely to produce renal complications, या all of the above। और इसका राइट आंसर है दोस्तों दे आर लेस लाइकली टू कॉज गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड देयर कॉम्प्लिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 66, द मोस्ट डिपेंडेबल एमेटिक यूज टू एक्सपेल इंजेस्टेड पॉइजन्स इज इंट्रामस्कुलर इमिटिन, ओरल सिरप इपिक्वाना, इंट्रामस्कुलर एपोमॉर्फिन, या ओरल ब्रोमोक्रिप्टिन। और इसका राइट आंसर है इंट्रामस्कुलर एपोमॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 67, इन अ कॉन्शियस पेशेंट ऑफ पॉइजनिंग यूज ऑफ एन एमेटिक इज परमिसिबल इन केस द इंजेस्टेड पॉइजन इज फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, केरोसिन, या मॉर्फिन।
तो दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि किसी ने वहाँ पे पॉइज़न ले लिया है और वो कौन से स्टेज में है, तो कौन सी ऐसा पॉइज़न है जिसमें हम जो पेशेंट है उसको एमेटिक परमिसिबल मीन्स उसको दे सकते हैं, परमिट कर सकते हैं एमेटिक लेने का। फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, केरोसिन या मॉर्फिन। और इसका राइट आंसर है दोस्तों इन द केस ऑफ फेरस सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 68, द मोस्ट इफेक्टिव एंटी मोशन सिकनेस ड्रग suitable for short brisk journeys is promethazine, thiocylate, sineregine, prochlorperazine या hyoscine। तो एंटी मोशन सिकनेस ड्रग आपको बतानी है कि इसमें से कौन सी है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है, और वह है दोस्तों आपकी हायोसिन। क्वेश्चन नंबर 69, इन केस ऑफ हिल जर्नी anti-motion sickness drugs are best administered at 12 hours before commencing journey, 1 hour before commencing journey, immediately after commencing journey, at the first feeling of motion sickness। जब आप हिल जर्नी करने जा रहे हैं तो एंटी मोशन ड्रग आपको कब लेनी चाहिए कि वो मोस्ट इफेक्टिव रहे, और इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 आवर बिफोर कमेंसिंग जर्नी, जर्नी से जस्ट 1 घंटे पहले। क्वेश्चन नंबर 70, क्लोरप्रोमाजीन एंड इट्स कंजनर्स सप्रेस वॉमिटिंग ऑफ फॉलोइंग etiologies एक्सेप्ट मोशन सिकनेस, रेडिएशन सिकनेस, पोस्ट एनेस्थेटिक या यूरेमिक। आपको बताना है कि क्लोरप्रोमाजीन और जो उसके बाकी डेरिवेटिव्स हैं तो वो यहाँ पे वॉमिटिंग को सप्रेस करते हैं, ठीक है, इसलिए वो यूज़ में आते हैं, लेकिन किसके लिए नहीं आते हैं? मोशन सिकनेस, रेडिएशन सिकनेस, पोस्ट एनेस्थेटिक या यूरेमिक। और इसका राइट आंसर है दोस्तों फॉर मोशन सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 71, शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विथ स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड फॉर स्टेरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेरा। और इसका राइट आंसर है स्टैंडर्ड फॉर स्टेरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स। क्वेश्चन नंबर 72, शेड्यूल N स्टेट्स लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड हाइजीनिक कंडीशन टू बी कंपाइल्ड या स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। इसका राइट आंसर है शेड्यूल N स्टेट्स लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। क्वेश्चन नंबर 73, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल G ड्रग इज मेटफॉर्मिन, एनालेप्रिल, क्यूफ्रॉक्सिम या बार्बिटल। और इसका राइट आंसर है दोस्तों मेटफॉर्मिन। Question number 74, in 1954 one of the following act is passed: Narcotic and Psychotropic Substance Act, Drug and Magic Remedies Act, the Medical Termination of Pregnancy Act या Poisonous Act। तो दोस्तों 1954 में आया था आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, 2, 3 और 5। और दोस्तों ये चीज़ हमने अपने रिवीजन क्लास में भी डिस्कस की थी, तो आपको बताना है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, 2, 3 और 4। और इसका राइट आंसर है दोस्तों 1, 2, 3 एंड 5। इसका राइट आंसर है फेज 5। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। बाकी कैंडिडेट्स को मैं यही कहूँगा कि आपने जो भी आपका वहाँ पे जितने सही हुए हैं गलत हुए हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या आप अभी कितने पीछे हैं, आपको अभी और कितना अचीव करना है अच्छी रैंक लाने के लिए। और जो बच्चे नए हैं दोस्तों मैं उनको बता दूँ एक नाइपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, इसको आप ले लीजिए। इसके सारे जितने भी टर्मिनोलॉजी वगैरह हैं आपको वहाँ पे जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना है ताकि आपके नाइपर में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकें। फिर दोस्तों जो GPAT स्टडी मटेरियल है अभी सिंपली ये 999 मीन्स 1000 रुपीज़ में अवेलेबल है, और ये दोस्तों आपको अवेलेबल रहेगा पूरे जब तक आपका GPAT 2021 नहीं हो जाता है। तो इसका आप बेनिफिट उठाइए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी ये सब अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल है, तो इसका फ़ायदा उठाओ दोस्तों और अपने कैरियर का ग्राफ ऊपर ले जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे जो एडमिशन है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर M Pharma CU सेट 2020,
ये आपका 16 मार्च से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। क्लोजिंग डेट इनका 25 अप्रैल थी। डेट ऑफ एडमिट कार्ड इनका 18 मई, एग्जामिनेशन डेट 30 और 31 और रिजल्ट डिक्लेरेशन 26 जून। तो दोस्तों मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए लाया है क्योंकि ये जो आपका जो ये एडमिशन है, ठीक है, तो ये लेटेस्ट आपका फॉर्म था, ठीक है, जिसकी डेट यहाँ पे ये जो है ये 25 अप्रैल थी लास्ट डेट। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जैसे अभी आपके लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं तो हो सकता है कि इसका अभी यहाँ पे डेट बढ़ जाए। तो जो कैंडिडेट्स नहीं भरे हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैं वेबसाइट लाया हूँ। इस वेबसाइट पे आप जाओ और रेगुलर इस पर चेक करते रहिएगा क्योंकि इसमें इसकी डेट इंक्रीज़ हो सकती है, आपको वहाँ पे थोड़ी सी रियायत दी जा सकती है। तो जो लोगों ने नहीं भरा इस फॉर्म को आप भर सकते हो, ये अभी तक का लेटेस्ट फॉर्म है। फिर दोस्तों आपकी जॉब की बात कर लें तो एक जो जॉब जो लेटेस्ट निकली है वो है ओपनिंग फॉर रिसर्च ऑफिसर फार्माकोग्नोसी एट सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी इन न्यू दिल्ली। एलिजिबिलिटी दोस्तों एम फार्मा है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डिप्टेशनिस्ट इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्रमोशन, और पोस्ट यहाँ पे एक है। सैलरी इसकी लेवल 10 की है। और जो आपका वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट भी आप मार्क कर लीजिए, इसमें भी आपकी वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। तो दोस्तों एक वैकेंसी है, लेकिन जो भी होगा, जो भी लेटेस्ट चीज़ है वो आपको हम लोग यहाँ बताते रहेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इनकी प्रिपरेशन कर रहा है या जो भी स्टूडेंट चाहता है एग्जामिनेशन देना वो इसको दे सकता है। तो दोस्तों एक तो ये हो गई ccras.nic.in और एक जो वेबसाइट हो गई ये, तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर हो सकता है कि अगर एक्सटेंड हुआ इनका अभी फॉर्म का डेट तो आप इसको भर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा, और जो हमारा कम्युनिटी टैब है वहाँ पे ज़रूर आप अपना वोट दीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। हम लोग वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, आपके वोट से ही हमें पता चलता है कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दोस्तों मेरा तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये सब हम सब का प्लेटफॉर्म है। इस चैनल को भी दूसरों को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी फैमिली दिन ब दिन और बढ़ती जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।